जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ, जो कि रुद्रम 2 मिसाइल को लेकर आ रही है। बताया जा रहा है कि भारत की रुद्रम 2 मिसाइल अब अपने नेक्स्ट बड़े फेज में एंटर कर चुकी है। हाल ही में आपने देखा होगा 2 जून को इसका सफल परीक्षण हुआ था और इसके बाद अब भारतीय वायुसेना इसे अब सिर्फ Su-30MKI तक सीमित नहीं रखना चाहती। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि भाई भविष्य में हम इस मिसाइल को अपने तेजस, मिराज 2000 और रफाल जैसे फाइटर जेट्स पर भी लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के इसी फैसले से असली चैलेंज शुरू होता है, यानी कि यहीं पर एक बड़ी चुनौती सामने आती है। देखिए, Su-30MKI पर इंटीग्रेशन आमतौर पर आसान माना जाता है क्योंकि भारत इसमें पहले से ही कई स्वदेशी बदलाव कर चुका है। लेकिन जब बात आती है रफाल और मिराज 2000 के सॉफ्टवेयर्स और मिशन सिस्टम को लेकर, तो इसमें आप सबको मालूम है कि फ्रांस का मालिकाना हक है या मालिकाना तकनीक है ये, जिसमें कि सिर्फ मिसाइल को एयरक्राफ्ट पर लगाना काफ़ी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर मिशन कंप्यूटर, डेटा लिंक हो गया, आपका गाइडेंस सिस्टम हो गया, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, इन सब के साथ पूरा तालमेल बैठाना पड़ेगा। और यही कारण है कि रुद्रम 2 का पहला ऑपरेशन प्लेटफॉर्म फिलहाल Su-30MKI ही रहेगा। लेकिन अगर भविष्य में भारत तेजस, रफाल और मिराज 2000 पर इन्हें डिप्लॉय करता है तो भारतीय वायुसेना को एक कॉमन स्वदेशी स्ट्राइक वेपन मिल जाएगा। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत की अस्त्र मार्क 3, जिसे कि गांडीव के नाम से जाना जाता है, इसकी रेंज 350 किलोमीटर से ज्यादा है। लेकिन इसके बाद अब DRDO का अगला लक्ष्य सिर्फ रेंज नहीं होगा, असल खेल होगा अब AI और कॉम्बैट क्लाउड का। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, आज की मिसाइलें लॉन्च होने के बाद अपने फाइटर जेट से अपडेट लेती हैं। इवन भविष्य की भारतीय मिसाइलें भी अवाक, सैटेलाइट, ग्राउंड रडार, नौसेना के जहाज और दूसरे फाइटर जेट से रियल टाइम डेटा ले सकेंगी। जिसका मतलब साफ है कि एक मिसाइल अकेली नहीं होगी, बल्कि पूरे नेटवर्क का हिस्सा बनकर ही लड़ेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब भविष्य की मिसाइलों में डुअल मोड सीकर लगाया जा सकता है, यानी कि दुश्मन रडार जैम भी कर दें तो मिसाइल इंफ्रारेड मोड में टारगेट को ट्रैक करती रहेगी। और सबसे बड़ी बात, AI बेस्ड ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन सिस्टम मिसाइल को रियल टारगेट और नकली डिकॉय में फ़र्क करने में मदद भी करेगा। यहाँ तक कि लॉन्च करने वाले फाइटर जेट से अगर संपर्क भी टूट जाए, तब भी मिसाइल खुद फैसला ले सकती है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट कौन सा है। फिलहाल अभी एक कॉन्सेप्ट है जिसे वास्तविक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, बट आप ये समझ सकते हैं कि भारत भविष्य की तैयारी कर रहा है। वहीं दोस्तों, भारतीय डिफेंस कंपनी कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम ने अमेरिका की कंपनी AM जनरल के साथ एक बड़ी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है। इस साझेदारी का लक्ष्य है दुनिया की सेनाओं के लिए नेक्स्ट जनरेशन की माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम को बनाना, यानी कि ऐसी 155 mm तोप जो तेजी से मूव कर सके, हर मौसम में काम कर सके और युद्ध क्षेत्र में तुरंत फायरिंग कर सके। ये जो सिस्टम होगा, उसकी सबसे बड़ी खासियत होगी इसकी सॉफ्ट रिकॉयल टेक्नोलॉजी, क्योंकि आमतौर पर 155 तोपों का रिकॉयल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये तकनीक झटकों को काफ़ी हद तक कम कर देगी, जिसका नतीजा होगा कि वाहन हल्का रहेगा, ज़्यादा मोबिलिटी रहेगी और रखरखाव भी आसान होगा। ये तोप 40 किलोमीटर से अधिक दूरी तक गोले दाग सकती है। अपने साथ ये 20 से ज़्यादा गोले लेकर भी चल सकती है। और सबसे दिलचस्प बात तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि भारतीय टेक्नोलॉजी को अब अमेरिकी सेना के मोबाइल टैक्टिकल कॉमन प्रोग्राम के लिए प्रस्तावित भी किया गया है। अगर ये सेलेक्ट हो जाती है तो पहली बार भारतीय आर्टिलरी प्लेटफॉर्म अमेरिकी सेना में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ऐसे में अगर भारतीय सिस्टम सफल होता है तो भारत दुनिया के बड़े हथियार एक्सपोर्टरों में शामिल हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर जो मार्क तोप है वो आने वाले वक्त में आपको अमेरिकी सेना के साथ देख सकती है। यही वजह है दोस्तों कि अमेरिका भारत की स्वदेशी 155 mm तोप से काफ़ी खुश भी है, काफ़ी प्रभावित भी है। लेट्स सी दोस्तों आगे क्या फैसला आता है। वहीं दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारतीय सेना एक स्पेशल स्पेस यूनिट बनाने की तैयारी कर रही है। ये यूनिट दोस्तों रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, यानी कि बार बार इस्तेमाल होने वाले लॉन्च व्हीकल से लैस हो सकती है। और इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालेगा डिफेंस स्पेस एजेंसी, यानी कि DSA, जो कि हमारे तीनों आर्म फोर्सेस की एक ज्वाइंट स्पेस एजेंसी है। और इस कॉन्सेप्ट का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, अगर भारत की ये जो स्पेशल स्पेस यूनिट है वो तैयार हो जाती है तो भारत जरूरत पड़ने पर तेजी से अपने मिलिट्री सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकता है। और अगर जंग के दौरान दुश्मन हमारे किसी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी जगह नया सैटेलाइट बहुत कम समय में अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है, जिससे कि कम्युनिकेशन, सर्विलांस, मिसाइल वार्निंग और युद्ध क्षेत्र की जानकारी लगातार बनी रहेगी। यानी कि दोस्तों, भारत भविष्य के स्पेस वॉरफेयर के लिए खुद को तैयार कर रहा है। वहीं दोस्तों, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस साल एक डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स बनाने का विचार सामने रखा है, जिसका मकसद होगा दुश्मन के अंदर गहराई तक हमला करना, बड़े मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाना और युद्ध के टाइम पर हैवी फायर पावर देना। बताया जा रहा है कि इस नई फोर्स में शामिल हो सकते हैं परले मिसाइल, जो कि टैक्टिकल हमलों के लिए होगी,
ब्रह्मोस लंबी दूरी की सटीक हमलों के लिए होगी, पिनाका भारी रॉकेट बमबारी के लिए होगी और भविष्य की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल दुश्मन के अंदर गहरे तक प्रहार करने के लिए होंगी। और इवन दोस्तों भारत का प्रोजेक्ट कुशा भी इस नेटवर्क से जुड़ा रहेगा, जिसके तहत भारत 400 किलोमीटर रेंज वाली एयर डिफेंस शील्ड को डेवलप कर रहा है। और यही नहीं दोस्तों, इस रॉकेट फोर्स के साथ लंबी दूरी के कामिकेजी ड्रोन, स्वार्म ड्रोन्स भी तैयार किए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों आज रक्षा मंत्रालय ने भारत फोर्स के साथ 425 करोड़ रुपए का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस डील के तहत इंडियन नेवी को 12 स्वदेशी 1.25 मेगावाट मरीन गैस टरबाइन जनरेटर्स मिलेंगे और इन जनरेटरों में कम से कम 60% स्वदेशी सामग्री होगी। और ये जनरेटर काफी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यही सिस्टम जो हमारे जंगी युद्धपोत हैं उनकी पावर लाइफलाइन होते हैं। रडार, सेंसर, कम्युनिकेशन सिस्टम और हथियारों को चलाने के लिए ये जो जरूरी बिजली है वो जनरेट करते हैं। यानी कि अगर जहाज का इंजन उसका दिल है तो मरीन गैस टरबाइन जनरेटर उसकी ऊर्जा यानी कि उसकी एनर्जी का स्रोत है। वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस भविष्य में 1500 किलोमीटर रेंज वाले ब्रह्मोस पर काम कर रही है। और आपको मालूम है दोस्तों, ब्रह्मोस की रेंज पहले 290 किलोमीटर थी, लेकिन MTCR में भारत की एंट्री के बाद इसकी रेंज बढ़कर लगभग 800 किलोमीटर तक पहुंच गई है। और अगर 1500 किलोमीटर वाला नया वेरिएंट बनता है तो ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं होगा, बल्कि भारत की स्ट्राइक क्षमता में एक बड़ा बदलाव भी होगा। इस नई ब्रह्मोस का मतलब बिल्कुल साफ है कि भारतीय आर्म फोर्सेस हजारों किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकती है और यहाँ पर भारतीय वायुसेना दुश्मन के एयर डिफेंस रेंज से बाहर रहकर भी हमला कर सकती है। फिलहाल दोस्तों ये जो 1500 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस है वो अभी कॉन्सेप्ट है, इसे कहीं आप अभी हकीकत मत मान लेना, लेकिन अभी इसको लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने नहीं आया। बट अगर ये हकीकत हो गया तो ब्रह्मोस दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से और ऊपर पहुंच जाएगी। वहीं दोस्तों भारत ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर बड़ी सफलता हासिल की है जिसे दुनिया के सिर्फ कुछ देश ही पूरी तरह विकसित कर पाए। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ DRDO के स्वदेशी सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड टेक्नोलॉजी की, जिसे DRDO ने सफलतापूर्वक डेवलप कर लिया है। दोस्तों सुनने में ये एक छोटी सी धातु की ब्लेड लगती है, लेकिन यही ब्लेड फाइटर जेट इंजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इंजन के अंदर टेम्परेचर जो है वो 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो सकता है। ऐसे माहौल में सामान्य जो धातु है वो पिघल सकती है या फिर वो टूट सकती है या उसमें क्रैक आ सकते हैं। इसीलिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड को एक ही क्रिस्टल संरचना में बनाया जाता है, जिससे कि इसकी मजबूती और गर्मी सहने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए DRDO ने स्पेशली वैक्यूम कास्टिंग फर्नेस, माइक्रोस्कोपिंग कूलिंग चैनल्स और एडवांस कोटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। और इवन दोस्तों अब DRDO इस टेक्नोलॉजी को भारत की जो प्राइवेट डिफेंस कंपनीज हैं उन्हें भी ट्रांसफर कर रहा है। मतलब भविष्य के भारत के फाइटर जेट इंजन और गैस टरबाइन इंजन पूरी तरह स्वदेशी बनाने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा स्टेप है दोस्तों। वहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास फाइटर जेट्स की कमी का होना। इंडियन एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रंस की सख्त जरूरत है। हमारे पास अब स्क्वाड्रंस की संख्या लगातार घटती जा रही है। रफाल भले ही भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन अभी हमारे पास जो 36 रफाल हैं यानी कि 2 स्क्वाड्रंस है वो इस कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि भारत MRF डील को तेज करना चाह रहा है। लेकिन अगर जब बात आती है 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर, तो यहाँ पर भारत के पास Su-57 ही एक बड़ा मौका है। बीच में खबरें भी आई थी कि भारतीय वायुसेना 2 स्क्वाड्रंस खरीदना चाहती है Su-57 के, लेकिन इस बारे में ज़्यादा चर्चाएं हो नहीं पाई आगे। और ऐसे में अगर भारत 36 से 40 Su-57 भी अगर ले लेता तो इनसे सिर्फ भारतीय वायुसेना हाई वैल्यू वाले मिशन ही कर सकती थी, लेकिन इससे भी हमारे पास संख्या नहीं बढ़ने वाली थी हमारी स्क्वाड्रंस की। लेकिन एक्सपर्ट्स यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर भारत 4 से 5 स्क्वाड्रंस मतलब 72 से 90 Su-57 खरीदता है तो शायद इसका असर काफ़ी बड़ा हो सकता है। इसे भारत एक साथ कई मोर्चों पर तैनात रख सकता है। इवन ट्रेनिंग और रिजर्व फोर्स भी बनाना आसान होगा। भारतीय वायुसेना अभी कशमकश की स्थिति में है दोस्तों। ऐसे में उनके सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा है कि क्या हमें Su-57 पर अरबों डॉलर खर्च करना सही रहेगा या फिर हमें अपने MK स्टेल्थ फाइटर जेट को ही डेवलप करते रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों Su-57 की बड़ी खरीद का मतलब आप समझ रहे हैं, इससे AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम थोड़ा स्लो हो सकता है और ऑलरेडी ये पीछे चल ही रहा है। तो यहाँ पर डर इस बात का है कि कहीं ये हमारी एक बड़ी रणनीतिक गलती साबित ना हो जाए और फिर भी अगर भारत MK आने तक एक ब्रिज कैपेबिलिटी के रूप में Su-57 को लेता है तो ये इंडियन एयरफोर्स की ताकत में इजाफा कर सकता है। लेट्स सी, वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं दोस्तों भारतीय सेना ने हाल ही में BM-30 स्मर्च के लिए नए रॉकेट्स खरीदे हैं, जिनमें शामिल है 9M55F जो कि हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन रॉकेट है। दूसरा है 9M55K क्लस्टर वॉरहेड रॉकेट जो एक रॉकेट से 72 छोटे बम फैलाता है। अब इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पर यह है कि जो 9M55F है
उसकी कीमत लगभग 2.19 करोड़ प्रति रॉकेट है, जबकि 72 सब म्यूनिशन वाले 9M55K की कीमत सिर्फ 2.28 करोड़ रुपए है, यानी कि 9 लाख रुपए ज़्यादा। सवाल यही आता है कि इतनी कम कीमत में इतना बड़ा अंतर कैसे हो गया है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही रॉकेट एक ही मोटर का इस्तेमाल करते हैं, एक ही 300 mm बॉडी और लगभग कॉमन फ्लाइट प्रोफाइल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फर्क सिर्फ वॉरहेड सेक्शन में। यही वजह है कि क्लस्टर रॉकेट की कीमत ज़्यादा नहीं बढ़ती। भारतीय सेना के पास लगभग 42 स्मर्च लॉन्चर हैं, जो दुश्मन के इलाके में 70 किलोमीटर दूर तक भारी तबाही मचा सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात सामने आती है, आपको मालूम है कि दुनिया के कई देश क्लस्टर हथियारों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो क्या ऐसे में भारत को अब अपना फोकस गाइडेड पिनाका और प्रिसीजन रॉकेट्स पर करना चाहिए, या फिर स्मर्च जैसे भारी सैचुरेशन हथियारों की जरूरत बनी रहेगी? और यही वजह है कि भारतीय सेना अपने हिसाब से चीज़ों को खरीदती है, पता है कब किसका इस्तेमाल करना है। वहीं दोस्तों चाइना की एयरफोर्स अब दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स बन गई है। रिपोर्ट्स बताती है कि चाइना ने रशिया को पछाड़ दिया है और सिर्फ अमेरिका उससे आगे। चाइना के पास लगभग 3700 से ज़्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट और करीबन 2000 फाइटर जेट्स हैं। यही नहीं, उसके पास बड़ी संख्या में सेल्फ फाइटर जेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मॉडर्न सेंसर नेटवर्क भी मौजूद है। इवन रशिया यूक्रेन युद्ध और प्रतिबंधों की वजह से अपने फाइटर बेड़े और प्रोडक्शन क्षमता पर प्रेशर झेल रहा है। अब सवाल आता है कि भैया भारत कहाँ खड़ा है? इंटरनेशनल रैंकिंग की अगर बात की जाए तो भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स मानी जाती है। इंडियन एयरफोर्स के पास 1700 से 1900 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 500 से ज़्यादा फाइटर जेट्स हैं। साथ ही तेजस, रफाल और भविष्य का एमका भारत की ताकत और बढ़ाने वाले। लेकिन टेंशन इस बात की है कि चाइना के पास 2000 फाइटर जेट है, जबकि भारत के पास करीबन 500 से ज़्यादा। यानी कि टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग में मजबूत होने के बावजूद भी संख्या का अंतर दोस्तों अभी भी काफ़ी बड़ा है दोनों एयरफोर्सेस के बीच। इसलिए आने वाले वर्षों में तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, एमका और नई मिसाइलें भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। वही दोस्तों अमेरिकी एयरफोर्स 250 से ज़्यादा F-15EX खरीद रही है और ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि 5th जनरेशन और 6th जनरेशन विमानों के आने के बाद भी 4.5 जनरेशन 2060 तक अपना रोल निभाएंगे। ऐसे में दोस्तों अगर तेजस मार्क 2 अपने वादे के अनुसार प्रदर्शन करता है तो इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 300 से ज़्यादा तेजस मार्क 2 शामिल करने पर विचार करना चाहिए, वो भी सीरियसली। फिलहाल आपकी क्या राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ 3 फाल्कन अवाक्स हैं, जो कि आसमान से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट और मिसाइलों पर नजर रखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, इनकी उम्र अब 15 साल से ज़्यादा हो चुकी है और इनमें लगे हैं इजरायली रडार। और इवन दोस्तों ये जो रशियन IL-76 विमान है वो काफ़ी पुराने हो रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स अब DRDO यहाँ पर 2 ऑप्शंस पर विचार कर रहे हैं। पहला है कि भैया मौजूदा फाल्कन सिस्टम को इंडियन कंप्यूटर, डेटा लिंक और इलेक्ट्रॉनिक से अपग्रेड किया जाए, और दूसरा ऑप्शन है कि पूरी तरह स्वदेशी आईसा रडार इसमें लगाया जाए। हालांकि यहाँ पर अगर दूसरा ऑप्शन सफल होता है तो भारत को अपने अवाक सिस्टम पर पूरी जो तकनीकी स्वतंत्रता है वो मिल सकती है। तो फिलहाल ये थे अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के समझ में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।